नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा अंतःक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसे हम फ्लेंडर का कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण भी कहते हैं। कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण को फ्लेंडर का कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण कहने का कारण यह भी है कि नेट ए फ्लेंडर नाम के एक शिक्षा शास्त्री ने कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया का विश्लेषण किया था। फ्लेंडर के कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण को समझने से पहले हम कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण को समझते हैं। कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण, यहाँ पे 3 शब्द आपको देखने मिल रहे हैं। सबसे पहला आपका कक्षा, दूसरा आपका अंतःक्रिया और तीसरा विश्लेषण। सामान्य शब्दों में यदि आप देखें तो कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया का विश्लेषण, कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया का विश्लेषण ही कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण कहलाता है। चूंकि फ्लेंडर ने इस कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसलिए हम इसे फ्लेंडर का कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। फ्लेंडर कहते हैं कि कक्षा में 3 प्रकार की गतिविधियां सामान्यतः होती है। एक होता है शिक्षक गतिविधि, दूसरा होता है छात्र गतिविधि और तीसरा होता है ना तो शिक्षक कोई गतिविधि करता है ना तो कोई छात्र गतिविधि करते हैं। इस तीसरी प्रकार की क्रिया को फ्लेंडर ने मौन या भ्रम की स्थिति में रखा है। कभी कभी बच्चे क्लास में शोर करने लगते हैं, यह भी जो है फ्लेंडर के अनुसार भ्रम की स्थिति है। फ्लेंडर ने संपूर्ण कक्षा की प्रक्रिया को 10 बिंदुओं में विभाजित किया है और 1 से लेकर 7 तक बिंदुओं को शिक्षक कथन के अंतर्गत रखा गया है और 8 से लेकर 9 बिंदु को छात्र कथन के अंतर्गत, और जो 10वां बिंदु है वह मौन या विभ्रांति के अंतर्गत रखा गया है। तो हम देखते हैं अलग अलग बिंदुओं में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम शामिल करते हैं। जैसा 1 से लेकर 4 यह अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला बिंदु इसमें अनुभूतियों को स्वीकार करना। जब बच्चा अपनी भावनाओं या अनुभूतियों को प्रकट करता है और शिक्षक के द्वारा उन अनुभूतियों को स्वीकार किया जाता है। जैसे बच्चा मान लीजिए कहता है कि सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या फिर बाहर का वातावरण आज ठंडा है, या फिर बहुत गर्मी लग रही है। इस तरह की कोई भी अनुभूतियाँ यदि छात्र प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, तो वह 1 नंबर के अंतर्गत आएगा, यानी शिक्षक अनुभूतियों को स्वीकार करता है। दूसरा बिंदु प्रशंसा या प्रोत्साहन। छात्र कभी कभी ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी प्रशंसा करना आवश्यक होता है या फिर उसको प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है, तो यहाँ पर दूसरा बिंदु आएगा। तीसरा बिंदु के अंतर्गत छात्रों के विचारों को स्वीकार करना तथा अपने कथन में प्रयोग करना। यानी कोई बच्चा यदि कहता है कि सर बाहर का वातावरण बहुत गर्म है, और यदि शिक्षक कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि बाहर का वातावरण बहुत गर्म है, तो वहाँ पर तीसरा बिंदु आएगा। चौथा बिंदु प्रश्न पूछना। सामान्य सी बात है, जब शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है तो वहाँ पर चौथा बिंदु आएगा। 5वां बिंदु व्याख्यान देना। ये भी सरल बिंदु है। जब शिक्षक व्याख्यान देता है तो वह 5वां बिंदु के अंतर्गत शामिल होगा। 6वां बिंदु निर्देश देना। जब शिक्षक किसी प्रकार का आदेश या निर्देश बच्चों को देता है या किसी प्रकार की आज्ञा देता है तो वह 6वां बिंदु के अंतर्गत शामिल होगा। 7वां बिंदु आलोचना करना या औचित्य प्रस्तुत करना। जब शिक्षक छात्रों के व्यवहार को लेकर किसी प्रकार की आलोचना करता है या किसी प्रकार का औचित्य प्रस्तुत करता है तो वह 7वां बिंदु के अंतर्गत आएगा। 8वां और 9वां, जैसा मैंने पहले बताया कि छात्र कथन। 8वां बिंदु छात्र द्वारा उत्तर देना। जब शिक्षक के द्वारा प्रश्न किया जाता है या शिक्षक के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो छात्र उसका उत्तर देता है, तो यह 8वां बिंदु के अंतर्गत आएगा। 9वां बिंदु जब छात्र के द्वारा प्रश्न किया जाता है। 10वां बिंदु मौन या विभ्रांति। मौन या विभ्रांति के अंतर्गत 2 परिस्थितियों को शामिल किया जाता है। जब कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों नहीं बोलते हैं, यानी मौन की स्थिति होती है, और एक स्थिति ऐसी होती है जब शिक्षक और छात्र दोनों बोलते हैं या फिर छात्र आपस में ही बोलने लगते हैं, तो यह विभ्रांति या भ्रम की स्थिति होती है। इसे हम 10वें बिंदु के अंतर्गत रखते हैं। फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण को समझने के लिए और अंतःक्रिया विश्लेषण को संपादित करने के लिए हमें इन 10 बिंदुओं को
कंठस्थ करना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि अंकन किस प्रकार से किया जाए। अंकन करने के लिए फ्लेंडर ने बताया कि कक्षा में जो भी व्यवहार किया जा रहा है उसे हम प्रत्येक 3 सेकंड में हम उसका अंकन करेंगे। प्रत्येक 3 सेकंड में अंकन करेंगे, यानी 3 सेकंड में जितनी भी गतिविधियां हो रही है उसको हम इसमें शामिल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कक्षा में शिक्षक व्याख्यान देते हैं और व्याख्यान लंबा चलता है। मान लीजिए शिक्षक का व्याख्यान 5 मिनट का हो रहा है। 5 मिनट का यानी 5 मिनट वो लगातार शिक्षक बोल रहे हैं, तो 5 मिनट लगातार बोलेंगे तो स्वाभाविक है कितने हो जाएंगे, 5 गुणित 60 बराबर 300 सेकंड। अब 300 सेकंड में यदि हम प्रत्येक 3 सेकंड में अंकन करेंगे तो आपके 100 अंकन आपके हो जाएंगे। कैसे अंकन होगा अभी हम आगे देखेंगे। इस बात को समझिए कि प्रत्येक 3 सेकंड में एक अंकन होगा। अब मान लीजिए कि कोई टीचर 3 सेकंड में एक से अधिक गतिविधियां करता है। मान लीजिए मैं किसी बच्चे को डांट देता हूं और दूसरे बच्चे से प्रश्न करता हूं, तो यहां पर 2 प्रकार की गतिविधियां हो गई 3 सेकंड के अंदर। पहले मैंने डांट दिया, चुप रहो तुम, चलो तुम बताओ। जब इस तरह का हम कहते हैं तो वहां पर 2 गतिविधियां 3 सेकंड के अंदर हो गई। तब उस स्थिति में हम दोनों ही गतिविधि का अंक वहां पर लिखेंगे। पहला क्या था, डांटना, और दूसरा जो है वो प्रश्न करना। तो डांटना किसके अंतर्गत आता है, डांटना 7वें नंबर के अंतर्गत आता है, जबकि प्रश्न पूछना 4थे नंबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 7 और आपका 4 दोनों अंक यहाँ पर आ जाएंगे, 7 और 4। अब उसके बाद मान लीजिए मैं व्याख्यान शुरू कर देता हूं तो वहां पर मैं 5 इस तरह का अंकन करता जाऊंगा। अभी मैं उदाहरण के द्वारा आप लोगों को और समझाऊंगा, चिंता कोई बात नहीं है। 3 सेकंड में यदि एक से अधिक गतिविधि होती है तो वहां पर उस सभी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। अब मान लीजिए हमको कोई भ्रम है या हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम प्रशंसा कर रहे हैं या फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका मतलब अब वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति है, तो कंफ्यूजन की स्थिति जो 5 से अधिक दूरी पर है उसको हम अंकित करेंगे। जैसे प्रश्न करना है आपका 4 के अंतर्गत है, 4 नंबर है, और प्रशंसा करना जो है वह 2 नंबर पे, और दोनों में हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम 2 नंबर तक जाएंगे, क्योंकि 5 से जो ज्यादा दूर है वो 2 है। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि श्यामपट पर यदि कोई शिक्षक लिख रहे हैं तो उसको मौन के अंतर, क्योंकि जब आप देखते हैं कि टीचर श्यामपट पर लिखता है तो सामान्यतः क्लास जो है वो शांत रहती है। तो यहाँ शांत रहने का तात्पर्य मौन की स्थिति में नहीं आएगा, क्योंकि आप इसको मौन समझ के 10 नंबर डाल दोगे फिर। तो यहाँ पर 5 नंबर या 8 नंबर इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि बच्चा टीचर जब श्यामपट में लिखता है तो बच्चे उसको नोट करते हैं, कॉपी में लिखते हैं। तो 5 भी आप इसमें नोट कर सकते हैं और 8 नंबर भी इसमें कर सकते हो। फिर उसके बाद जब बच्चे जो है एक साथ उत्तर देते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आप बच्चे से करते हैं कि वो सरल होता है, बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं, तो वहां पर 10 नंबर ना करके आप 8 नंबर ही लिखेंगे। अब मैं अंकन को उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। मैं एक आपको लेक्चर दूंगा। आज हम फ्लेंडर कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों, कॉपी निकाल लो आप लोग सभी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, कोई शोर नहीं करेगा। हाँ, तुम बताओ रामलाल, खड़े हो जाओ तुम। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, तुम क्यों शोर कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है? चलो, आज मैं फ्लेंडर के बारे में बता रहा था। फ्लेंडर कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया का विश्लेषण किया जाता है, और इस विश्लेषण के द्वारा यह बताया जाता है कि कक्षा में कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, इसकी गतिविधियां जो है ज़्यादा हो रही है। हाँ, चलो श्याम तुम बताओ, समझ में आया तुमको? हाँ, चलो अपने शब्दों में स्पष्ट करो। कक्षा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें मैंने सबसे पहले जो है बच्चों को मैंने बताया कि आज हम किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो ये व्याख्यान के अंतर्गत आएगा, और व्याख्यान को हम किस में देते हैं? 3 सेकंड तक यदि मैं लगातार व्याख्यान कर रहा हूँ तो उसको 5-5 अपन देते जाएंगे। यदि मैं बच्चों को डांटता हूँ
या उनकी आलोचना करता हूं तो वह 7 नंबर के अंतर्गत आता है, 7। और मान लीजिए कि मैं 3 सेकंड में आलोचना भी कर रहा हूं, आलोचना करने के बाद बच्चों से प्रश्न भी करता हूं, तो प्रश्न करना जो है वह 4 नंबर के अंतर्गत आता है, 4। फिर उसके बाद मैं फिर समझाने लगता हूं बच्चों को, व्याख्यान देने लगता हूं, फिर वहां पर 5 ये प्रत्येक 3 सेकंड में हो रहा है ना। तो 5 करके जो है मैं इसमें लिखता जाऊंगा। इसी बीच में कोई बच्चा मेरे से प्रश्न करता है तो उसे मैं 9 नंबर के अंतर्गत रखता हूं। और फिर मैं जब उत्तर देता हूं, स्वाभाविक है जब बच्चा प्रश्न करेगा तो मैं उत्तर दूंगा, तो वहां पर फिर 5 नंबर आपका आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब इस प्रकार से सारी गतिविधियां आपकी चलते रहेगी। इसके बाद मैं जब बच्चों से प्रश्न करूंगा तो वो आपका 4 नंबर में आएगा, और बच्चे जब उसका उत्तर देंगे तो वो 8 नंबर में आएगा। ठीक है। फिर मैं बच्चों से प्रश्न करता हूँ, फिर बच्चे उत्तर देते हैं, प्रश्न करता हूँ, उत्तर देते हैं, फिर बच्चों की मैं आलोचना करता हूँ, मैं बच्चों को कोई निर्देश देता हूँ तो आपका जो है वो 6 नंबर में आ जाएगा। फिर मैं व्याख्यान करता हूँ, फिर व्याख्यान आपका चल ही रहा है व्याख्यान, फिर उसके बाद में कोई प्रश्न करता हूँ मैं और बच्चे उसका उत्तर देते हैं। तो इस तरह से मैं अंकन करता जाऊंगा। ये आपके सामने बहुत सारे अंक आ गए। अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको समझ में आएगा कि 5 नंबर का क्या मतलब है, 4 नंबर का क्या मतलब है, 8 का क्या मतलब है, क्योंकि आपको पहले जो है सभी अंकों के बारे में बताया जा चुका है कि 4 नंबर की गतिविधि क्या है और 8 नंबर की गतिविधि क्या है। 4 नंबर की गतिविधि शिक्षक के द्वारा प्रश्न किया जाना और 8 नंबर की गतिविधि जो है वो छात्र के द्वारा उत्तर दिया जाना। तो इस प्रकार आप एक तरह से पूरा अंक आपके पास आ जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि अभी उसको आपको प्रैक्टिस भी करना है, मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स किस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे ऊपर में आपका 10 और सबसे नीचे में 10, 2 अंकों को हम जोड़ लेंगे। 10 यानी मौन या भ्रांति, यहाँ पर 10 यानी मौन या भ्रांति। हम ये मान के चलते हैं कि कक्षा शुरू होने से पहले कक्षा में मौन या भ्रांति थी और कक्षा समाप्त होते होते जो है मौन या भ्रांति की स्थिति निर्मित होती है। इस प्रकार से हमारे पास एक मैट्रिक्स पूरा बन गया। अब इसकी जो है हम जोड़ियां बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 और 5, 5, 5 ऐसा करके हम ऐसा जोड़ियां बना लेते हैं। इस प्रकार से हम पूरी जोड़ियां बना लेते हैं। इसको कॉपी में आप लोग लिखेंगे, आप लिख कर जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये जोड़ी आपके पास है। चलिए अब हम अंकन देखते हैं। अंकन के लिए 10 बाई 10 का मैट्रिक्स रहेगा, लेकिन हमको बनाना है 12 बाई 12 का मैट्रिक्स, क्योंकि एक तरफ अंक रहेंगे और दूसरी तरफ योग रहेंगे, तो टोटल वो जो है 12 बाई 12 का बन जाएगा। व्याख्यान के बीच से हमने निकाले थे और जिसको हमने नोट किया था उसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सबसे पहले जो अंक बना था आपका कि 10, 5, 10, ये 10 लेंगे आप इस तरह से और 10 से ये 5, इसमें आप एक टैली लगा देंगे। दूसरा था आपका 5 और 5, 5 और ये आपका 5, फिर तीसरा फिर 5 और 5 था, फिर चौथा था 5 और 7, 5 और ये 7, फिर 7 और 4, 7 और 4, फिर उसके बाद था 4 और 5, 4 और ये 5, फिर था 5 और 5, 5 और ये 5, फिर 5 और 5, फिर 5 और 5। यहाँ पे इसको हम इस तरह से काट लेते हैं 5, फिर उसके बाद 5 और 9, 5 और ये आएगा 9, फिर उसके 9 और 5, 9 और ये 5, फिर 5 और 5, 5 और ये आपका 5, फिर 5 और 4, 5 और ये आपका 4, फिर 4 और 8, 4 और ये आपका 8, फिर 8 और 4, 8 और ये आपका आ गया 4, फिर उसके बाद 4 और 8, 4 और 8, फिर उसके बाद 8 और 4, 8 और 4, फिर उसके 4 और 8, 4 और ये आपका 8, फिर उसके बाद 8 और 7, 8 और आपका ये आ गया 7,
फिर 7 और 6, 7 और ये आपका 6, फिर 6 और 5, 6 और ये 5, फिर 5 और 5, 5 और ये 5, फिर 5 और 5, 5, फिर 5 और 5, फिर उसके बाद है 5 और 4, 5 और 4, फिर है 4 और 4, 4 और 4, फिर उसके बाद 4 और 8, 4 और ये 8, फिर उसके बाद 8 और 8, 8 और 8, फिर उसके बाद है 8 और ये आपका आ गया 10। अब हमने जो है इसको पूरा टोटल कर दिया तो यहाँ पर एक नंबर में कोई आवृत्ति नहीं है, तो यहाँ पर जो है 0, 2 में भी 0, 3 में भी 0, 4 में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 टैली है, तो यहाँ पे टोटल 6 आ गया। वैसे जो है 5 में सबसे ज्यादा है 13, 6 में 1, 7 में 2, 8 में 5 और 9 में 1 और 10 में 1। और इस तरफ जो है वैसे ही आपका इधर भी होगा, इसमें मैट्रिक्स में आप सही से टैली लगाएंगे तो दोनों तरफ जो है बराबर आपका आएगा। इसमें भी देखिए आपका 1 में कुछ नहीं है, 2 में कुछ नहीं है, 3 में कुछ नहीं है, 4 में 6 है, 5 में 13 है, 1 2 5 1 1, टोटल आपका 29 आपके आ रहे हैं। यानी टोटल आपने जो टैली लगाया था, जो नंबर आपने लिखे थे वो 29 नंबर आपने लिखा था। अब इसको थोड़ा सा और व्यापक रूप में देखें तो जब आप कक्षा का अवलोकन करते हैं तो कम से कम आपके कितने टैली, आपके कितने नंबर होने चाहिए। मान लीजिए 40 मिनट की आपकी क्लास है, 40 मिनट को आप 60 से गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24, आपके कम से कम 2400 आपके टैली होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि 3 सेकंड में यदि 1 से अधिक गतिविधियां हो रही है तो उसको भी आप शामिल करते हैं, तो 2400 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2400 से कम नहीं हो सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से बताया, तो यहाँ पर हम केवल 29 टैली ही देख रहे हैं। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इसी आधार पर हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। अब आपने नोट कर लिया होगा कि किस संख्या में कितनी आवृत्तियां हुई थी। अब मान लीजिए हमको शिक्षक कथन निकालना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही जब 1 से लेकर 10 तक विभाजित किया गया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 7 तक वह शिक्षक कथन के अंतर्गत शामिल होता है। अब मान लीजिए हमको शिक्षक कथन निकालना है तो उसके लिए हम 1 से 7 तक के जितने भी आवृत्तियां थी, अंक थे, उसको हम जोड़ देंगे और उसको कुल अंक से विभाजित कर देंगे और उसको जो भी भागफल निकलेगा उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 से 7 तक कितने अंक थे। आपने कॉपी में नोट किया होगा, उसको देखेंगे आप। तो इसमें देखते हैं आप 1 2 3 में कोई भी अंक नहीं था, 0 थे। और 4 में जो है वो 6, 5 में 13 और 6 में 1 और 7 में 2 और टोटल जो उसका योग था वो 29। अब इसको इससे हम भाग देते हैं, भाग देकर 100 से गुणा करते हैं तो जितना भी इसका निकलेगा वह परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये इसका टोटल दोनों का हमने दोनों को जोड़ लिया और 29 से जो हमने भाग देकर 100 से गुणा किया तो वो आया लगभग 75.86। यानी जो शिक्षक कथन था या शिक्षक व्यवहार था पूरी कक्षा में लगभग 75% था। और वैसे जब हम छात्र कथन का कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं तो 8 और 9 आवृत्ति बटा कुल आवृत्ति गुणित 100। 8 और 9 में केवल 8 में 5 था और 9 में केवल 1 आवृत्ति थी, तो 6 बटा 29 गुणित 100 जब करते हैं तो 20.68, तो लगभग 20% के आसपास जो है वो छात्र कथन यहाँ पर आ रहा है। परसेंट के आधार पर हम ये बता पाते हैं कि कक्षा में शिक्षक या छात्र दोनों में से किसका व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। वैसे जो है हम अप्रत्यक्ष शिक्षक कथन, प्रत्यक्ष शिक्षक कथन का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार निकालना है तो उसके लिए भी हम इसी फार्मूले के आधार पर निकाल सकते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षक कथन का जो है अंक 1 से लेकर 4 तक था, तो 1 से 4 बटा कुल आवृत्तियां गुणित 100
और वैसे जो है प्रत्येक शिक्षक कथन निकालना चाहेंगे तो 5 से लेकर 7 तक आवृत्तियां बटा कुल आवृत्तियां गुणित 100 वैसे हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है कि कक्षा में किसकी गतिविधि कितनी ज्यादा थी, हम कहते हैं बहुत ज्यादा थी या बहुत कम थी, ऐसा ना कहकर एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, सुनिश्चित तरीके से हम ये बता पाते हैं कि किसकी गतिविधि कक्षा में ज्यादा थी। तो ये पूरा एक परसेंट के आधार पर निकल के आ रहा है कि कक्षा में शिक्षक की गतिविधि जो है 75 से 76% थी और छात्र की गतिविधि जो है 20 से 21% के आसपास थी। तो ये है फ्लेंडर का कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण। इस प्रकार से आप मैट्रिक्स के माध्यम से आप कक्षा में होने वाली गतिविधियों का वस्तुनिष्ठ मापन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।